नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे देश की है जहां डेमोक्रेसी को गोलियों से उड़ा दिया गया, जहां सिविलियंस प्रोटेस्ट करते रहे और मिलिट्री उन्हें टैंक से कुचलती रही। नाम है म्यांमार। लेकिन यह सिर्फ एक इंटरनल फाइट नहीं है, इसके पीछे छुपी है एक डेंजरस ग्लोबल पावर गेम। यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया और बांग्लादेश सब इन्वॉल्व, सबका अपना अपना एजेंडा है। आज हम सिर्फ म्यांमार के बारे में नहीं, पूरी साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे। हेलो, दिस इज स्टडी आईक्यू एंड आई एम प्रशांत झा। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग कंट्री है। यह देश 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप से भरा हुआ है। डिकेड्स तक मिलिट्री रूल था, फिर 2015 में लोगों ने डेमोक्रेसी का टेस्ट चखा। आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जीती। होप था कि चेंज आएगा, लेकिन 2021 में जब उनकी पार्टी फिर से जीती तो मिलिट्री ने रिजल्ट को झूठा बता दिया और कू कर दिया। जिसमें यह माना जा रहा है कि चाइना ने इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि म्यांमार मिलिट्री इज मोर क्लोजर टू कम्युनिज्म। आंग सान सू की को जेल भेज दिया गया और पूरे देश में सिविल वॉर फूट पड़ा। तब से लेके आज तक म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है। म्यांमार में जो कुछ आज हो रहा है वो नया नहीं है, उसका इतिहास पुराना है और ये सब म्यांमार के ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट होने के साथ शुरू होता है। बट उस वक्त हालात आज के जैसे बदतर नहीं थे। जब म्यांमार को आजादी मिली थी 4 जनवरी 1948 को, तब देश एक नहीं था, बल्कि 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स का संघ था। मेजॉरिटी थी बर्मन या बामर कम्युनिटी की, लेकिन करेन, शान, कचिन, चिन जैसे ग्रुप्स भी अपने लिए हक मांग रहे थे। ये ग्रुप्स चाहते थे कि उनको अपना एरिया मैनेज करने का अधिकार मिले, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना गवर्नेंस। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा पावर बर्मन लेड सिस्टम के पास रख दिया और इस तरह से सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। अब देखते हैं 1962 का टाइम। 1962 में पहला मिलिट्री coup होता है। जनरल नेविन ने बोला कि डेमोक्रेसी बर्बादी है, देश को बचाना होगा, और 1962 में मिलिट्री ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जैसा कि हर तानाशाह करता है। कारण क्या बताया उन्होंने? कारण बताया कि सिविल वॉर चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट को वीक और डिवाइडेड माना गया। रिजल्ट क्या हुआ? तो सरकार वीक देख के मिलिट्री को सत्ता का लालच आ गया और परिणाम हुआ डेमोक्रेसी सस्पेंड। इस तरीके से एक नया सिस्टम लाया गया। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ म्यांमार पे? तो इकोनॉमी क्रैश हो गई, पब्लिक डाइसेंट बढ़ने लगा, बर्मा दुनिया से कट गया। 8 अगस्त 1988 का टाइम, जब लाखों लोग सड़क पर उतर आए प्रोटेस्ट के लिए और सबका मोटो एक ही था, वी वांट डेमोक्रेसी। लेकिन फिर हुआ, हजारों इनोसेंट सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग घायल हो गए। फिर एंट्री होती है आंग सान सू की, एक ऐसी महिला जिन्होंने आज तक सिर्फ म्यांमार डेमोक्रेसी के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी के लिए भी एग्जाम्पल सेट किए। 1990 में इलेक्शंस, पब्लिक ने बोला, मिलिट्री ने मना किया, एनएलडी पार्टी जीत गई, लेकिन मिलिट्री ने बोला नॉट हैपनिंग। सू की को घर में नजरबंद कर दिया गया। 2007 में बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होता है, फ्यूल प्राइसेस के अंधाधुंध बढ़ने और मिलिट्री रूल की वजह से। फिर गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरीके से इसको भी सप्रेस करती है। इसकी बस एक इंसिडेंट की बात करें तो यांगोन में सूले पगोड़ा के पास जब हजारों पीसफुल प्रोटेस्टर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क मार्च कर रहे थे, तब मिलिट्री ने उनके अगेंस्ट टैंक्स और आर्मी ट्रक्स भेज दिए। विटनेसेस ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स को जानबूझकर मिलिट्री ट्रक्स ने कुचल दिया गया और उनको भागने का मौका भी नहीं दिया गया। इस इंसिडेंट में 1000 लोग से ज्यादा मार दिए गए। अब आता है 2008 का वक्त। एक संविधान को अप्रूव किया और लोकतांत्रिक सरकार लाया गया, लेकिन अभी भी पावर का बड़ा हिस्सा मिलिट्री कंट्रोल में था।
2010 में मिलिट्री ने इलेक्शंस कराया, लोगों ने अनफेयर बताया, एनएलडी ने बॉयकॉट किया, एक नॉमिनल सिविलियन गवर्नमेंट पावर में आती है, लेकिन रियल कंट्रोल अभी भी मिलिट्री के पास ही थी। फिर क्या होता है? तो 2011 से 15 के बीच में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप थोड़ा बहुत होता है। प्रेसिडेंट थेन शिन ने, जो कि एक फॉर्मल जनरल थे, कुछ रिफॉर्म्स किए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किए, सेंसरशिप कम किया गया और पीस टॉक शुरू किए गए अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के साथ। 2012 में आंग सान सू की को रिलीज किया गया और उनकी पार्टी ने बाय इलेक्शंस में भाग लेकर ज्यादातर सीट्स जीत लिया। म्यांमार को अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिलनी शुरू हो गई और जो भी सैंक्शंस लगाए गए थे वो सब हटाए गए। 2015 के इलेक्शंस में एनएलडी की फिर से लैंडस्लाइड जीत होती है और सू की को स्टेट काउंसलर बना दी गई, एक ऐसा पोस्ट जो उनके लिए ही बनाया गया था क्योंकि संविधान ने उन्हें प्रेसिडेंट बनने पर प्रतिबंध लगाया था। सू की को शुरुआत में पूरी दुनिया ने शाबाशी दी और एक लोकतंत्र की आइकन की तरह समझा जाने लगा, लेकिन 2017 के रोहिंग्या क्राइसिस के बाद उनकी रेपुटेशन काफी डैमेज हो गई। 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स एक ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन के चलते बांग्लादेश भाग गए, जिससे यूएन में सू की ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मिलिट्री का डिफेंड किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर काफी आउटरेज हुआ। शायद ये वेस्ट की आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता था। 2020 के इलेक्शंस में एनएलडी वॉन अनदर लैंडस्लाइड। 1 फरवरी 2021 को फिर से मिलिट्री ने पावर ले लिया, सू की को अरेस्ट कर दिया गया। यार ये क्या हो रहा है? मिलिट्री क्लियर क्यों नहीं करती है कि वो बेचारी को रूल करने दो या जेल में ही रखो? फालतू का एक ही स्क्रीन प्ले बार बार रिपीट हो रहा है। खैर एडिटर भैया टोन फिर से सेट करो। ओके, तो और सू की को अरेस्ट करने के बाद देश फिर से अंधेरे में चला गया। रीजन दिया गया कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। असल में क्या था कि एनएलडी की जीत मिलिट्री के लिए खतरा बन गई थी। पावर लूज होने के डर से और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से कंट्रोल खत्म होने के रिस्क से मिलिट्री ने फिर से सबको सस्पेंड कर दिया। मिलिट्री का सिर्फ 21% टेरिटरी पर कंट्रोल है। कैपिटल नाइपीदाओ और कुछ बड़े शहरों में बाकी देश रेसिस्टेंस ग्रुप के पास चला गया है। ये रेसिस्टेंस ग्रुप्स 2 टाइप के हैं, एक एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जो दशकों से लड़ रहे हैं, दूसरी पीपल्स डिफेंस फोर्सेस जिसको हम शॉर्ट में पीडीएफ कहेंगे, जो कू के बाद बनाया गया। जंगल कैंप्स में ट्रेनिंग हो रही है, लोग वेपन्स छीन के मिलिट्री कैंप से लड़ रहे हैं और पीडीएफ अब एक पैरेलल गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। यूएन के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 20 मिलियन लोगों को हेल्प चाहिए, 15 मिलियन लोगों के पास खाना नहीं है। साइक्लोन और फ्लड की वजह से फार्मिंग बर्बाद हो चुकी है और बाकी जो बच गया था उसे मार्च में आए भूकंप ने तबाह कर दिया और रोहिंग्या मुस्लिम एक बार फिर से टारगेट बन गए हैं। राखाइन स्टेट में अराकन आर्मी और मिलिट्री दोनों तरफ से रोहिंग्या पर अटैक कर रहे हैं। 2017 याद है ना, 7.5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। यूएन ने बोला था जेनोसाइडल वायलेंस हो रहा है, आज भी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अब बात करते हैं इस गेम के असली प्लेयर्स की, जिनकी ग्रीड की वजह से म्यांमार सुलग रहा है, और ये हैं यूएसए और चाइना। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना सबसे चालू प्लेयर है, स्टार्टिंग से ही मिलिट्री को भी सपोर्ट करता है और बाद में एथनिक रेबल्स को भी सपोर्ट करता है। सोचिए क्यों? ताकि जो भी जीते वो चाइना का सपोर्टर हो और चाइना का इन्फ्लुएंस बना रहे हमेशा के लिए। चाइना की वहां भी इन्वेस्टमेंट है, पाइपलाइंस, पोर्ट्स और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। उनको चाहिए सिर्फ एक चीज, फायदा, मतलब ट्रेड स्टेबिलिटी। क्योंकि यूएस टैरिफ वॉर की वजह से चाइना अपने लिए मार्केट और बढ़ाने की सोच रहे हैं। ऐसे में वो किसी भी मार्केट को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यूएसए का क्या सीन है? यूएसए ओपनली रेसिस्टेंस को सपोर्ट करता है, स्टेटमेंट्स, फंडिंग, सैंक्शंस सब है, पर आर्म सप्लाई, मिलिट्री हेल्प कुछ क्लियरली कहा नहीं जा सकता है। बट हाल के दिनों में जिस तरीके से कुछ खबर आ रही है जिसमें यूएसए के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स बांग्लादेश गए हैं ताकि वो बांग्लादेश आर्मी और कुछ म्यांमार रेबल ग्रुप्स के साथ मिलकर राखाइन स्टेट में हमला करके मिलिट्री जनता गवर्नमेंट को खदेड़ सके, ताकि राखाइन स्टेट के क्याकफ्यू पोर्ट जो करेंटली मिलिट्री जनता गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उसे चाइनीज इन्फ्लुएंस से निकाल के अपने इन्फ्लुएंस में रख सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसए को क्या जरूरत आन पड़ी है जो बांग्लादेश का हेल्प लेना पड़ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, ये यूएसए ही है जिसने शेख हसीना से बे ऑफ बंगाल में मिलिट्री बेस के लिए आइलैंड मांगा था, ताकि इससे चाइना और इंडिया दोनों के ऊपर करीब से मॉनिटर कर सके। पर इंडिया के इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेख हसीना की सरकार ने वो मना कर दिया। इसके बाद
वहां पर सरकार ही हटा दिया गया। इसके बाद अब वो बांग्लादेश के साथ मिलकर म्यांमार के क्याकफ्यू, रखाइन स्टेट, वेस्टर्न म्यांमार पर अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है। एक और शेयर होल्डर है इंडिया। इंडिया ऑफिशियली न्यूट्रल ही रहता है, जो हमेशा से ही होता है, बट बस ऑफिशियल, क्योंकि जहां बात इंडिया की सॉवरेनिटी की आती है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहां इंडिया कैसे चुप रह सकता है? क्योंकि म्यांमार बॉर्डर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया से डायरेक्टली अफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक लंबा सा बॉर्डर इसके साथ लगता है। इलीगल वेपन्स, रिफ्यूजी फ्लो, इंसर्जेंट एक्टिविटी, ये सब कंट्रोल करना काफी जरूरी है। इंडिया क्वाइटली म्यांमार की जंटा मिलिट्री से भी कोऑर्डिनेशन रखता है, लेकिन चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से भी कॉशियस है। साथ ही यूएसए को भी काउंटर बैलेंस करना चाहता है, ताकि इंडियन ओशन का बेताज बादशाह जो अभी तक अपना इंडिया है, उसमें किसी और की एंट्री को लिमिटेड रखा जाए। इसीलिए इंडिया ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रशिया को भी इसमें शामिल किया है। और इंडिया के कहने पर रशियन वॉरशिप, जो लास्ट टाइम पर इंडिया के कहने पर 1971 में बांग्लादेश पहुंचा था, अब वो फिर से इतने सालों के बाद वहां पहुंचा है। मतलब कुछ तो बात है जरूर। बांग्लादेश की बात करते हैं। सबसे ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश पर ह्यूज प्रेशर है और अब वो चाहते हैं कि म्यांमार में पीस आए, ताकि रिफ्यूजी वापस भेजे जा सके। लेकिन ये बस एक बहाना है, क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट की हेल्प से वहां जो सो कॉल्ड यूनिस गवर्नमेंट है, उनकी मजबूरी है कि यूएसए जो कहे उनको वो करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? तो क्या म्यांमार की मिलिट्री रिजीम गिरने वाली है? कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिलिट्री के पास एयर पावर है, ऑपोजिशन ग्रुप्स यूनाइटेड नहीं है, एथनिक ग्रुप्स का फोकस है ऑटोनॉमी, नॉट नेशनल यूनिटी, और इस फ्रैक्चर्ड रेजिस्टेंस के साथ एक लॉन्ग पेनफुल वॉर और भी ड्रैग होगा। म्यांमार की कहानी सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं है। ये प्रूफ है कि अगर डेमोक्रेसी को बंदूक से दबा दिया जाए तो सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरा रीजन जलता है। यूएसए और चाइना अपने इन्फ्लुएंस के चक्कर में पूरे रीजन को एशिया का न्यू सीरिया बनाने की तैयारी में है, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीरिया के बगल में इंडिया जैसा नेबरिंग कंट्री नहीं था, बट म्यांमार के पास है। इसीलिए इंडिया ने भी अपना चाल चल दिया है। रशिया की प्रेजेंस को बे ऑफ बंगाल में बढ़ाकर इंडिया का ऑफिशियली इस पर कुछ भी नहीं कहना है। उन्होंने कहा है कि हम सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, मगर कुछ तो हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, कुछ तो हो रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डरिंग स्टेट्स में, जहां इंडियन फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट सडनली काफी इंक्रीज हो गया है। ये कब और कैसे होगा, ये आने वाले दिन में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि इंडिया जब भी कुछ बड़ा करता है तो उस पे एक भी कमेंट नहीं करता है, डिप्लोमेटिकली नॉर्मल कमेंट भी नहीं, और यही आज इंडिया कर रहा है म्यांमार के साथ भी। जो भी होगा आपका भाई न्यूज बनाएगा और आप तक लेके आएगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।